हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसका आज हम लास्ट टॉपिक जो कि दो इंडिकेटर्स है वो आज हम लोग समझेंगे। पहला इंडिकेटर है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, एंड दूसरा इंडिकेटर है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों, मैंने आपको दो इंडिकेटर समझाए डिटेल में। इंडिकेटर्स ऑफ जो भी मतलब इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थे, उसमें दो इंडिकेटर्स मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाए, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ PQLI और HDI के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि ये जो PQLI है वो बेटा है और उसके जो पापा है वो PQL है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, या तो उसको बोलेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके 10 डिटर्मिनेंट्स थे। मैंने आपको बताया था FH² ETE पेड, फूड, हेल्थ, हाउसिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड ड्रेनेज फैसिलिटी। FH² ETE पेड, ये उसके 10 डिटर्मिनेंट्स थे। उसमें से 3 डिटर्मिनेंट्स को लेकर मॉरिस डेविस मॉरिस ने एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम था PQLI। मॉरिस डेविस मॉरिस ऐसा सोचते थे कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम में बहुत सारी लिमिटेशंस है, और जब तक देश में रह रहे एक एक इंसान का जीवन स्तर जब तक ऊपर नहीं आ जाता है, जब तक सबकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है, तब तक सही मायने में वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि गरीब लोगों के जीवन धोरण में सुधार आए। डेवलपमेंट का मतलब होता है बेरोजगार को रोजगारी मिले। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। तो मॉरिस डेविस मॉरिस ऐसा मानते थे, इसलिए उन्होंने ये 10 डिटर्मिनेंट्स में से 3 डिटर्मिनेंट्स सिलेक्ट किए और उस 3 डिटर्मिनेंट से उन्होंने जो इंडेक्स बनाया डेवलपमेंट को नापने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और जिसको हम बोलते हैं PQLI इन शॉर्ट। तो शॉर्ट में PQLI, जिसको फाइंड किया था मॉरिस डेविस मॉरिस ने। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखो, ये स्लाइड बहुत आसानी से आप दोनों समझ सकते हैं, इसलिए तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स प्रेजेंटेड बाय मॉरिस डेविस मॉरिस। क्या मानते थे वो? इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट द रियल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट हैज नंबर ऑफ लिमिटेशंस। इसमें बहुत सारी मर्यादाएं हैं, तो ये सही इंडिकेटर्स नहीं है। The development of a country should be such that living standards of the poor rise। किसी भी देश में आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि गरीबों की जीवन स्तर में सुधार हो। कीपिंग दिस इन माइंड PQLI प्रेजेंटेड, इसको ध्यान में रखते हुए मॉरिस डेविस मॉरिस ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बनाया। बहुत ही अच्छे विचार थे मॉरिस डेविस मॉरिस के। PQLI's वैल्यू इज बिटवीन 0 to 100। दोस्तों, ये इंडेक्स है और स्टेट आप पढ़ते ही हो। ये जो इंडेक्स है ये न्यूमेरिकल टर्म्स है, इसको हम नंबर्स में नाप सकते हैं। जितना PQLI ज़्यादा होगा उतना उस देश का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और जितना PQLI कम होगा उतनी विकास की मात्रा उस देश में कम होगी। मतलब अगर हमें किसी भी देश की विकास की मात्रा जाननी है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जानना है, तो PQLI एक इंडिकेटर है जिससे हम जान सकते हैं, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय मॉरिस डेविस मॉरिस। अब ये कैसे इसकी वैल्यू 0 to 100 के बीच में आती है? दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो PQLI है उसमें, यहाँ पर देखो दूसरी स्लाइड में दोस्तों, ये जो PQLI है उसमें 3 डिटर्मिनेंट्स है। वो कौन से 3 डिटर्मिनेंट्स लिए हैं? सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मॉरिस डेविस मॉरिस ऐसा सोचते थे कि हर एक इंसान को एजुकेशन की फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। और वो बहुत सही सोचते थे, क्योंकि एजुकेशन की वजह से नॉलेज बढ़ता है। इसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से कोई भी इंसान गरीबी रेखा से ऊपर आ सकता है विद हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद हेल्प ऑफ नॉलेज।
तो सही, उनकी सोच सही थी और उन्होंने ये 3 डिटर्मिनेंट्स को इसमें शामिल किया था। अब ये तीनों डिटर्मिनेंट्स को 100 100 100 वेटेज दिया जाता है। फिर उस देश के उस डिटर्मिनेंट्स की जो उस डिटर्मिनेंट्स का जो परफॉर्मेंस होता था उसके आधार पर उसको उसमें से वैल्यू, मतलब उसमें से उसको मार्क्स, उसको आप मार्क्स भी बोल सकते हैं, उसको आप वैल्यू भी बोल सकते थे कि हमें वो वैल्यू मिलती है। जैसे मान लो कि हमारा एजुकेशन लेवल ज़्यादा है तो हमें 100 में से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो हमें 100 में से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे या तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है बाल मृत्यु दर, ये तो कम होना चाहिए। ये जितना कम होगा उतने हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, और ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और सब लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ये वो बताता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना हमें ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो 100 100 100 में से जो हमारा परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से हमें वैल्यू मिलेगी। तीनों की वैल्यू को हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू जो है वो 0 to 100 के बीच में होती है। तीनों को 100 100 100 वेटेज दिया जाता है। हमारे देश में हर एक डिटरमिनेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर हमें उसमें से पॉइंट्स मिलते हैं, और तीनों के पॉइंट्स को, तीनों के मार्क्स को प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमें PQLI की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। PQLI में सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। ध्यान से समझना दोस्तों, साक्षरता दर ज़्यादा होना चाहिए। गरीबी में से बाहर निकलने के लिए अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है एजुकेशन। अगर किसी गरीब परिवार को बाहर लाना है गरीबी में से तो क्या प्रोवाइड करना चाहिए? उस परिवार के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में, कुछ समय में वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ सकता है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइंस सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। जो साक्षरता दर होता है वो शिक्षण की स्थिति को बताता है किसी भी देश की। The percentage of population educated out of the total population determines the extent of education। हमारी कुल जनसंख्या में से जितने शिक्षित लोग हैं, जिन लोगों ने शिक्षण लिया है, उनके प्रमाण से हम जान सकते हैं कि हमारे देश में साक्षरता दर कितना है। पहले हमारे देश में लिटरेसी लेवल बहुत ही कम होता था, सिर्फ 18% होता था, 18.1% के आसपास जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त, जब हम इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी उस वक्त। और आज के दौर में आज हमारा जो लिटरेसी लेवल है वो 75% से भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट के फेज़ में आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन का लेवल बढ़ते जा रहा है और ये और भी बढ़ना चाहिए ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो नॉन एज एवरेज लाइफ। दोस्तों ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है ये हर एक देश में प्रत्येक नागरिक एवरेज कितना जीता है, एवरेज वो कितने साल तक जिंदा रहता है, एक नागरिक एवरेज निकाली जाती है। यहाँ पर अलग अलग एज में जितने भी लोग मरे होते हैं उन सब की एज को प्लस किया जाता है और डिवाइडेड बाय उतनी पॉपुलेशन की जाती है जितने लोग मरे हैं, और हमें एक एवरेज मिल जाएगी जिसको हम बोलेंगे एवरेज लाइफ, और जिसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसी है, नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको अपेक्षित आयु भी बोलते हैं और अपेक्षित आयुष्य भी बोलते हैं। मतलब बच्चे के जन्म के समय वो कितने साल जिएगा उसको हम बोलते हैं अपेक्षित आयु। क्या उस वक्त कोई ज्योतिष होगा कि वो ये बोलेगा कि इतने साल ही जिएगा, और क्या वो उतने साल ही जिएगा? नहीं, किसी का कोई भी कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि कौन कितने साल जिएगा। ये सब हमारी सोच, मतलब ये हमारी सोच के बाहर है। ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हम कब मरेंगे, या कोई ज्योतिष डिसाइड नहीं करेगा। ये तो एवरेज लाइफ तो जो है वो एक आंकड़ा है कि हर एक देश में अलग अलग एज में जो लोग मर जाते हैं उन सबकी एज को प्लस किया जाता है और डिवाइडेड बाय उतने लोगों को किया जाता है ताकि हमें एक एवरेज मिल जाए कि इस देश में एवरेज इतने साल जीते हैं। जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी हम ऐसा मान सकते हैं कि उस देश में गरीब से गरीब इंसान को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है और अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। इट शोज द एवरेज लाइफ, ये एवरेज लाइफ बताता है। इफ़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेस इट कैन बी सेड दैट
द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज़ गुड। अगर हमारे देश में अपेक्षित आयु बढ़ती है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे देश में मेडिकल सर्विसेज अच्छी है। अब दोस्तों तीसरे डिटर्मिनेंट के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं बाल मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं बाल मृत्यु दर। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, बर्थ रेट और डेथ रेट, कोई भी बर्थ रेट और डेथ रेट होता है वो कभी भी परसेंटेज में नहीं मिलता है, वो 1000 में से निकलता है, परसेंटेज में कभी भी नहीं निकलता है। इसलिए जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 1000 में से गिना जाता है। अब ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर, ये किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? तो जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, जो बच्चों का जन्म तो होता है, जिंदा जन्मते तो है, लेकिन 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर जाते हैं, एवरेज 1000 में से जितने मर जाते हैं 1 साल में, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई आउट ऑफ एवरी 1000 इन्फेंट्स बिफोर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट ईयर इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब 1 साल के अंदर जितने भी जिंदा बच्चों ने जन्म लिया है, उसमें से एवरेज 1000 में से जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल पहले ही, उसको हम बोलते हैं बाल मृत्यु दर। 1 साल पूरा होने से पहले जितने बच्चों ने जिंदा जन्म लिया है, उसमें से जो बच्चे मर जाते हैं 1 साल पूरा होने से पहले 1000 में से, उसको हम बाल मृत्यु दर बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। If it falls, we can say that our medical services of the country improves। अगर ये कम होता है तो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है वो इम्प्रूव होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको PQLI का समझाया दोस्तों। PQLI मॉरिस डेविस मॉरिस ने प्रेजेंट किया है। इसकी वैल्यू 0 to 100 के बीच में, तीनों को 100 वेटेज दिया जाता है। हमारे किसी भी कंट्री के उस डिटर्मिनेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर उसको वैल्यूज़ मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। तीनों के पॉइंट्स को प्लस किया जाता है, डिवाइडेड बाई 3 किया जाता है, और फिर हमें PQLI मिलता है। जितना PQLI ज़्यादा होगा उतनी उस देश का डेवलपमेंट रेट ज़्यादा है, जितना PQLI कम होगा उतना उस देश का डेवलपमेंट रेट कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। PQLI से 2 देशों की कंपैरिजन कर सकते हैं। PQLI जो है वो इसीलिए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं वो हर एक देश के मिल जाते हैं, इसलिए PQLI में ये तीनों डिटरमिनेंट्स लिए गए हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि मॉरिस डेविस मॉरिस मानते थे कि किसी भी इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को यहाँ पर कंसिडर किया है। लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी है, क्योंकि इंसान ने बनाया है तो लिमिटेशन तो होगी। लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर कहीं पर इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर कहीं पर भी इंसान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करने में इनकम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इनकम की बात हुई नहीं है। यहाँ पर सोशल इंडिकेटर्स, सोशल डिटर्मिनेंट्स को तो शामिल किया गया है, लेकिन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ 3 ही डिटर्मिनेंट्स को शामिल किया गया है, ये भी उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देकर इसको समझना है। और बहुत ही अच्छी बात सोची है मॉरिस डेविस मॉरिस ने, और उनकी सोच आज भी हमें काम में आ रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापने के लिए। तो मॉरिस डेविस मॉरिस का ये ख्याल था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिससे हम डेवलपमेंट नाप सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों HDI के बारे में। वापिस हम पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। दोस्तों HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास। दोस्तों 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, जो चैप्टर का नाम ही था ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? क्या उसके पास जितने पैसे हैं वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है? क्या उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है? वो संपत्ति तो है दोस्तों, लेकिन किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है उसके वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के नागरिक, वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर वो नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी जिम्मेदारी समझकर वो सारे काम करे, तो अगर देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं भी होंगे तो भी देश बहुत आगे निकल जाएगा। और अगर मान लो किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो सिटीजन्स है
वहाँ पर जो सिटीजन्स है वो समझते नहीं है अपनी जिम्मेदारी, और वो नहीं समझे, मतलब वो समझते नहीं है अपनी जिम्मेदारी, तो फिर क्या होगा कि वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी होगा नहीं। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी देश हो, वहाँ के सिटीज़न की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कि वो देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इज़राइल। इज़राइल में कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे और वो अपने देश को बहुत आगे लाना चाहते थे, और जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने बहुत ही एक यूनिक आइडिया अपनाया कि अगर उनके देश में किसी का भी जन्म होता है, किसी भी बच्चे का, वहाँ पर बारिश ही नहीं गिरती थी और नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, और जहाँ पर बारिश नहीं गिरती है वहाँ पर मेन एग्रीकल्चर का ही प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस देश के लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया दोस्तों कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ तो वो एक पेड़ उगाएंगे, और अगर मान लो कि अगर किसी की मृत्यु हुई तो उसकी याद में भी पेड़ उगाएंगे। ऐसा उनके सिटीजन्स ने सोचा, और आज वहाँ पर बहुत ही बारिश गिरती है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इज़राइल बहुत ही आगे है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति वो उसके नागरिक है, और इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों की जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी नीति बनाते हैं, उनके लिए ये एक समझने जैसी बात है कि आर्थिक विकास तो एक साधन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली अ टूल, द अल्टीमेट गोल इज ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास होना चाहिए दोस्तों। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है लेकिन गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर नहीं होता है, तो क्या उसको सही मायने में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे? नहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अल्टीमेट गोल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टूल है, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों करना चाहते हैं? ताकि गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, और इसलिए जो करना पड़ता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। इसी का महत्व समझते हुए साल 1990 में 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यूएनडीपी ने सारे इकोनॉमिस्ट को एक काम दिया कि हमें अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में कितना मानव विकास हो रहा है वो हमें जानना है। तो सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत मेहनत की, जिसमें इंडिया के भी इकोनॉमिस्ट शामिल थे, और उसमें अमर्त्य सेन का नाम बहुत ऊपर लिया जाता है, जो इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे इसको बनाने में। तो सारे इकोनॉमिस्ट को ये काम सौंपा गया था कुछ समय पहले, और 1990 में सारे इकोनॉमिस्ट ने ये काम कर दिया कि अलग अलग देशों में अगर हमें मानव विकास जानना है तो उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया जिसका नाम था HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो जो रिपोर्ट था उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट नापने के लिए उन्होंने एक इंडेक्स बनाया था जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और तब से ये जो HDI है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर बन गया। जैसे PQLI की वैल्यू है वैसे HDI की भी वैल्यू है। PQLI की वैल्यू 0 to 100 के बीच में थी, इन बिटवीन 0 to 100 थी। HDI की वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1 है। PQLI मॉरिस डेविस मॉरिस ने फाइंड किया था। HDI was presented by UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990। तो दोस्तों दोनों इंडेक्स ही है, दोनों की वैल्यूज है। उसकी 0 to 100 के बीच में है PQLI की, HDI की 0 to 1 के बीच में है, और दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि जितनी वैल्यू ज़्यादा उतना डेवलपमेंट ज़्यादा, जितनी वैल्यू कम उतना डेवलपमेंट कम। तो देखो दोस्तों, हम इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रेजेंटेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रेजेंट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। द मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब अभी जो हाल का ही जो इंडिकेटर है, सबसे लेटेस्ट इंडिकेटर है वो HDI है।
Along with economic aspects of measurement, HDI emphasized more on non-economic aspects too. ये HDI के जो डिटर्मिनेंट्स है ना दोस्तों, उसमें PQLI की लिमिटेशंस को कवर कर दिया है। PQLI की लिमिटेशन क्या थी, जैसे मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले, इसमें इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को कंसीडर ही नहीं किया था, इनकम को तो कंसीडर ही नहीं किया था, जबकि HDI में सोशल डिटर्मिनेंट के साथ साथ इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को भी महत्व दिया है और इसमें इनकम को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए इसमें एक डिटर्मिनेंट इंक्लूड किया गया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन पर कैपिटा इनकम। सो इसमें इनकम को भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए कई बार एक मार्क में पूछते हैं और आपके लिए भी समझने ऐसी बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू प्रोग्रेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू प्रोग्रेस? सही प्रगति का मतलब क्या होता है? वो होता है सोशल प्रोग्रेस प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, इज इक्वल टू ट्रू प्रोग्रेस। अब इसमें PQLI में क्या था कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट तो था ही नहीं, HDI में इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट भी है, तो HDI ट्रू प्रोग्रेस है। इसमें सोशल डिटर्मिनेंट्स भी है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स भी है। सोशल प्रोग्रेस प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज इक्वल टू ट्रू प्रोग्रेस। Along with economic aspects of measurement, HDI emphasized more on non-economic aspects too. HDI की वैल्यू क्या होती है? तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाता है और HDI की जो वैल्यू आती है वो 0 to 1, बिटवीन 0 to 1। HDI's वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1। दोस्तों ये वैल्यूज याद रखना, MCQ में कई बार पूछते बोर्ड एग्जाम में। हायर द वैल्यू ऑफ HDI मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी HDI की, उतना ज़्यादा आर्थिक विकास की मात्रा होगी। लोअर द वैल्यू ऑफ HDI लेजर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितनी HDI की वैल्यू कम होगी, इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मात्रा कम होगी। देर आर 3 एस्पेक्ट्स टू मेजर HDI विच आर डिपिक्टेड बिलो। PQLI का भी सेम टू सेम था, जितना PQLI ज़्यादा उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मात्रा ज़्यादा, जितना PQLI कम उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मात्रा कम। उसमें भी 3 डिटर्मिनेंट्स थे, इसमें भी 3 डिटर्मिनेंट्स है। कौन से 3 डिटर्मिनेंट्स है देखते हैं दोस्तों। HDI में जो सबसे पहला है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों मैंने यहाँ पर नंबर स्लाइड में दिए हुए ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अभी आपने पढ़ा, अभी मैंने समझाया आपको, नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बच्चे के जन्म के समय वो कितनी आयु जी पाएगा, उसकी जो अपेक्षा है उसको बोलते हैं हम अपेक्षित आयु। इफ इट इज़ लेस देन 50 ईयर्स दैट कंट्री इज सेड टू बी डेफिशिएंट इन हेल्थ। अगर 50 साल से कम है किसी भी देश में अपेक्षित आयु, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें कमी है। हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द HDI। जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी उतना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, और जितनी HDI की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी। दूसरा जो है दोस्तों वो है नॉलेज। यहाँ पर लिटरेसी और नॉलेज के बीच में डिफरेंस ये है, नॉलेज जो है वो हम गिनते हैं कि 15 साल के बाद कितने लोग पढ़ते हैं, 15 साल के बाद भी कितने लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग नॉलेज में किसको कंसिडर करते हैं? एडल्ट लिटरेसी रेट को। जो लिटरेसी है और एडल्ट लिटरेसी है दोनों में डिफरेंस है। लिटरेसी मतलब साक्षर, 7 साल के ऊपर की कोई भी व्यक्ति अगर एक भाषा लिखना, पढ़ना और उसको समझना आता है तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं, लेकिन उसको हम एडल्ट लिटरेट नहीं बोल सकते। एडल्ट लिटरेसी लेवल के कैसे जान सकते हैं? 15 साल के ऊपर जितने भी व्यक्ति पढ़ते हैं, 15 साल के ऊपर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम एडल्ट लिटरेसी रेट, क्योंकि नॉलेज का फेज़ वहीं से स्टार्ट होता है। कौन सी फील्ड में हमें जाना है, कौन सी फील्ड का नॉलेज चाहिए, वो हमें वहीं से डिसाइड करना होता है। इसलिए टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज, अगर किसी भी देश में नॉलेज का लेवल कितना है, नॉलेज कितना है, कितने लोग एडल्ट लिटरेट है, ये जानने के लिए ये नॉलेज वाला जो कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज एडल्ट लिटरेसी इन परसेंट इज कैलकुलेटेड। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप समझना। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक एक्सपेक्टेशंस होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे साल में हमारे देश में बच्चे एवरेज इतने सालों तक स्कूलिंग करें, मतलब इतने सालों तक स्कूल करें, एवरेज, सबकी एवरेज निकाली जाती है। और एक्चुअल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, जितने भी लोग स्कूलिंग करते हैं उन सब की एवरेज निकाली जाती है कि एक्चुअल इस देश में इतने साल स्कूल पढ़ते हैं बच्चे। अब ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच का गैप कंसिडर किया जाता है।
एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारे देश में बच्चे एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इतनी होनी चाहिए, और एक्चुअल जो आता होगा, अब मान लो कि वो एक्चुअल जो है वो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहा है तो बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि हमारे देश में एवरेज तो इतने साल बच्चे पढ़ने ही चाहिए और उतने ही पढ़ रहे, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर है ना, जो एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है वो उससे कम होता है। तो इन दोनों के बीच में जितना गैप ज़्यादा होगा ना, वो उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उस देश में नॉलेज का लेवल उतना कम होगा। ये गैप जितना कम हो, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के आसपास हो, और जितना ये गैप कम हो उतना अच्छा है। पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव आर इंक्लूडेड। 15 साल या ऊपर से लोगों में शिक्षण का प्रमाण यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। द गैप, देखो दोस्तों यहाँ पर, द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज टेकन टू डिराइव द वैल्यूज। नॉलेज का लेवल जानने के लिए गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बच्चों की, और एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, उन दोनों के गैप को कंसीडर किया जाता है नॉलेज की वैल्यू जानने के लिए, नॉलेज का लेवल जानने के लिए। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ इसका बहुत अच्छे से, और डिटेल में इसके बारे में मैं समझा भी सकता हूँ आपको। अगर आपको कोई डाउट है, आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थर्ड, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो डिपेंड्स होता है अपॉन पर कैपिटा इनकम। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा इनकम विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। अलग अलग देशों की पर कैपिटा इनकम को जानने के लिए सबसे पहले उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो मैंने आपको समझाया था, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। बिना परचेजिंग पावर पैरिटी, बिना एक ही स्टैंडर्ड में हम लोग कैलकुलेट किए बिना इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तीनों की वैल्यू मिलेगी हमें, और तीनों की वैल्यू जो मिलेगी उसमें से एवरेज जो निकलेगी वो 0 to 1 आएगी। और अगर ज़्यादा वैल्यू होगी एचडीआई की तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर कम आएगी एचडीआई की वैल्यू तो डेवलपमेंट की मात्रा कम होगी। दोस्तों जो इंडिया का एचडीआई है वो अभी है 0.609, जो इंडिया का है वो है 0.609 एचडीआई फिलहाल, और हमारा जो रैंक है वो है 130th। सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश है जिसके देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, नॉलेज का लेवल ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है, पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा है? तो सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों नॉर्वे, जिसका एचडीआई है 0.944। एचडीआई के मामले में हमारे इंडिया का रैंक है 130। टोटल ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनाया था उसमें 188 कंट्रीज को शामिल किया गया था, 188 देशों को शामिल किया गया था। उसमें फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, 130th नंबर पे हम है। हमारा जो एचडीआई है वो 0.609, 6 को उल्टा कर दो 9, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो 0.609 और 130th रैंक के, याद रखना दोस्तों। और जो लास्ट नंबर पे है वो है नाइजर, 188 नंबर पे जो देश है उसका नाम है नाइजर, जिसको आप नाइजीरिया के तौर पर अफ्रीका कंटिनेंट में आया हुआ एक कंट्री है कि वहाँ पर सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इतना अच्छा नहीं है, नॉलेज का लेवल भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो लास्ट रैंक, उनको लास्ट रैंक मिला है। तो दोस्तों एचडीआई जो है वो हमें ट्रू प्रोग्रेस बताता है। इसमें सोशल डिटर्मिनेंट्स भी है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स भी है। दूसरा एचडीआई हमें ये बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो टूल है, अल्टीमेट गोल ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारी उसकी पॉजिटिव बातें हैं। नेगेटिव लिमिटेशंस उसकी देखे तो एचडीआई में सिर्फ 3 ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। दूसरा एचडीआई में तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। तीसरा एचडीआई से हम सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं, हम लोग ये नहीं जान सकते कि हम कहाँ पर थे और कहाँ पर, दूसरों देशों की कंपैरिजन में हम कहाँ पर पहुँचे ये हम जान सकते हैं। तो कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि हम कितना आगे बढ़े और कितना पीछे हम गए हैं, बाकी हमें नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पर थे और कहाँ पर। तो ये एक लिमिटेशन है एचडीआई की। लेकिन मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि इंसान ने बनाया है कॉन्सेप्ट, इसलिए लिमिटेशन है, लेकिन हमें उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है। दोस्तों मैंने आपको चारों इंडिकेटर समझाए, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, PQLI एंड HDI। ये चारों इंडिकेटर्स डेवलपमेंट को नापने के लिए है। वैसे डेवलपमेंट को नापना डिफिकल्ट
है, लेकिन अलग अलग देशों में कितना डेवलपमेंट हुआ है, हमारे देश में कितना डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना तेज़ी से हुआ है, अभी हम डेवलपमेंट के कौन से स्टेज पर है, ये जानने के लिए डेवलपमेंट को नापना ही पड़ेगा। और ये नापने के लिए हम जिस फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आशा रखता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए लेसन के साथ, नए वीडियोस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।